नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। हर जगह राम मंदिर बनने की खुशी है। इतनी खुशी कि हर जगह भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। सब लोग उत्साह और जोश में हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो साक्षी है इस बात के कि आखिर 1990 और 92 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान क्या हुआ था। ये कार सेवक है जो गए थे अपने अपने शहरों से अयोध्या में, लेकिन सब में भगवान राम को लेकर एक भावना थी। अयोध्या को लेकर जोश था। काफी लोग 1989 में कार सेवा में गए थे। साल 1990 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और करीब 15 दिन तक अलीगढ़ जेल में रहे थे। राजेश लंबा कहते हैं कि करीब 2 और 3 दिसंबर को करनाल से लखनऊ गए और वहां से कभी पैदल और किसी साधन से अयोध्या। पूरा बवाल होने के बाद वहां पूरी रात रुके भी थे और उसी जगह पर सोए भी थे। इन कार सेवकों में काफी खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि कार सेवकों ने उसके लिए काफी संघर्ष किया है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को करनाल में अलग अलग जगह भव्य कार्यक्रम होगा। करनाल के सनातन धर्म मंदिर अक्षत कलश को भी रखा गया है। ये क्रम तो शुरू हुआ था 84 से। उसके बाद 89 में जब शिलान्यास हुआ था तब भी हम लोग वहीं थे, और जब 90 में गए यहाँ से तो 90 में तो इसी मंदिर से हम इकट्ठे हुए थे और स्टेशन गए और टुंडला पे हमको गिरफ्तार कर लिया गया था और वहाँ से हमें शिफ्ट किया गया था अलीगढ़ जेल में। उसके बाद क्योंकि जोश इतना था कि वहाँ मुलायम सिंह ने गोलियाँ चलाई और लोग मर गए थे, तो उस समय ये उत्साह था कि या तो मरेंगे या तो मंदिर बना के आएंगे। तो वो 90 वाला सीन हो गया। उसका जोश क्योंकि 90 में वो काम हो नहीं पाया था तो 92 में दोबारा गए थे। ऐसे ही एक टोलियाँ बनी थी, 25 लोगों का एक ग्रुप होता था, कार सेवकों का ग्रुप होता था। तो तब हम यहाँ से लखनऊ गए थे। लखनऊ से कैसे हम पैदल गए, रास्ते ढूंढे निकले। तब ये था कि उस समय सरकार कल्याण सिंह की थी तो वो गोली चलने वाली स्थिति तो उस समय नहीं थी, पर ये था कि भी इसको ढांचे को, जो जिसको मस्जिद बोल रहे हैं सब लोग, इसको तोड़ना है, बाबरी ढांचे को तोड़ना है। जब तक ये टूटेगा नहीं तो नया मंदिर बनेगा नहीं। इतनी खुशियाँ हमारा तो दिल, हम तो डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था कि हमारा तो दिल करता है ढोल बजता रहे और हम सारा दिन नाचते रहे। ये हमने स्वप्न देखा था जब ये देखिए फ़ोटो देखिए, इसमें हमारी दाढ़ी मूछ भी नहीं है। 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में हम जेल में रहे। हमने सोचा भी नहीं था कि ये स्वप्न जो हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने पूर्ण होगा। हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं इसको पूरा होते हुए। हम डॉक्टर साहब में आपस में बात कर रहे थे कि कितने लोग थे कार सेवक हमारे साथ उस दिन, जो लोग बेचारे बगैर ये दृश्य देखे हुए, बगैर ये सपना पूरा किए इस दुनिया से चले गए। हम तो अपने आप को बहुत भाग्यवान मानते हैं। तो अब कलश वगैरह, अक्षत वगैरह भी दे रहे हैं? हम अक्षत घर घर जाकर दे रहे हैं और घर घर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं राम जी का। लोगों में इतना उत्साह है, सारा शहर, सारा देश। हम जिसके घर जाते हैं कि आपने दिवाली मनानी है 22 तारीख को, होता कहते हैं देखो मैंने तो लड़ियाँ लगा दी, मैं तो पटाखे लेके आया हूँ, मेरी तो आज सपना पूरा हो रहा है। बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जैसे ही हम उनको अक्षत। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड से इंसान ठिठुर रहा है। जहां इंसानों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पशु भी इससे बच नहीं पा रहे। सबसे ज्यादा असर इनका दुधारू पशुओं पर पड़ रहा है। दुधारू पशु भी ठंड से कांप रहे हैं। दुधारू पशुओं को ठंड लगने से उनकी तरफ से दूध देने में कमी देखने को मिल रही है, जिससे दुधारू पशुओं को पालने वाले पशुपालकों को काफी नुकसान हो रहा है। दुधारू पशुओं के दूध देने में ये कमी करीब 10% तक देखने को मिल रही है। पशुओं को ठंड से बचाना पशुपालकों के लिए एक चुनौती बन गया है, क्योंकि पशुपालक ठंड से खुद काफी ज्यादा परेशान है। वहीं पशुपालकों के लिए NDRI की तरफ से एक सलाह है, जिसके चलते वो अपने आर्थिक नुकसान को होने से बचा सकते हैं। सभी किसान भाइयों को इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत सर्दी है, जैसा कि टेम्परेचर गिर रहा है। तो जैसे हम लोगों को सर्दी लगती है वैसे हमारे जानवर भी बायोलॉजिकल हैं, जो सारी बायोलॉजी हम लोगों जैसी ही होती है, तो उनको भी ठंड लगती है और उनको कोई ऐसे, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, हमें अपनी केयर करनी है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जब भी सर्दी होती है हम लोग भी जो है गुड़ खाते हैं और बहुत सारे ये एक इसलिए खाते हैं क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। काऊ में भी ऐसे ही होती है, थोड़ी बफेलो में और काऊ में भी वैसे ही लगभग होती है। काऊ में थोड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा फील करता है। तो मेरा ये कहना है सबसे पहले तो उनको अच्छे से आप रखें। रखने का है जैसे कि हम अपने रूम को बंद करके रखते हैं, विंडो को बंद कर रखते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान भी रखें कि इतना बंद ना कर दें कि ऑक्सीजन ही कम हो जाए। तो हमें थोड़ा एयर को बनाना भी चाहिए, वेंटिलेशन पूरी प्रॉपर रहते हुए। ऐसी चीज़ रखें कि थोड़ा गर्म रहे रूम,
चीक या किसी चीज़ का पर्दा डाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं ज़्यादा सुविधाएं हैं तो बोरे होते हैं, उनको बना करके सारी तरफ से बंद कर दीजिए, एरी भी रहे और थोड़ी सी डायरेक्ट हीट उनके ऊपर हीट ना डालें। तो ये देखें कि जब वहाँ रखता है तो किसी न किसी तरह से उसके इस्माइलाबाद से पूर्व चेयरमैन के बेटे गोलू कंसल और बजरंग दल के नेता के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के खिलाफ हुए मामले दर्ज में जिसका विरोध में आज गोलू कंसल अपने साथियों के साथ कुरुक्षेत्र एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने कुरुक्षेत्र एसपी को शिकायत सौंपकर उचित जांच की मांग की। इस दौरान गोलू कंसल ने कहा कि 1 जनवरी को उन्होंने एक सड़क पर हो रहे पैच वर्क को लेकर प्रशासन से सड़क को बनाने की अपील की थी और उनके साथ उस समय भी दर्जनों लोग मौजूद थे। 1 तारीख को जो हमारी रोशनपुर रोड है, सारे बुजुर्ग खड़े हैं, वहाँ पर सारे राइस मिलर हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, डेरे हैं। वो रोड टूटी हुई थी 3 सालों से 5 सालों से वो बनी नहीं, और वहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग काम करने पहुँचे थे। तो हम सब बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने इकट्ठे होकर बोला कि आप क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला कि हम 15 जनवरी को इसको नहीं बना देंगे। सबने बोला जब 15 जनवरी को नहीं बनाओगे तो इसका पैच वर्क करो ही ना, सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। सिर्फ ये बात हुई थी। वहाँ पर मौके पे SHO साहब भी थे इस्माइलाबाद के। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई भी वहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, जिसकी हमारे पास सारी वीडियोग्राफी है, फुटेज है, सब कुछ है। और 5 तारीख को ये मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया और एक अन्य विक्की बंसल के खिलाफ। इसी को लेके आज हम SP साहब के सामने पेश हुए थे कि अपनी बात को रखना भी क्या गुनाह है क्या। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, LLM की हुई है, PhD का छात्र हूँ। मेरे साथ धक्काशाही हुई है और राजनीतिक द्वेष के चलते ये पर्चा दर्ज किया गया है। जो ये धाराएं लगाई गई हैं नॉन अवेलेबल हैं, और ये जब लगती हैं जब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, बिना मेडिकल के धारा लग ही नहीं सकती, जो साफ साफ ये दिखाता है बेशंतर रचा गया। और उस तारीख को भी 1 तारीख को राजनीतिक दबाव में मंत्री संदीप सिंह के द्वारा उनको फोन कराया गया। भी पहले ये कहा गया महिलाओं से छेड़छाड़ हुई है, उसकी हमारे पास वीडियो थी, जहाँ लेबर थी, हमने सबकी बना ली थी। भाई किसी महिला, बेटी, बहन के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। कोई भी औरत जब बच्चा आया है रोड पे, कोई जाम नहीं था, ऐसे लोग खड़े थे और उनको रखने दिया। यही थी आज इसको रिपेयर कर रहे हो तो 10 दिन के बाद फिर इसको बनाओगे तो 10 दिन के बाद ही बना लेना। मेरे घर से अगे जाके देख लो, 3 बेरा मेरे घर से अगे खुद FC ਨੂੰ और उनके अफसरां ਨੂੰ बुला के विखाया, सारा नाला टूटा, जिमीदार के खेत पानी जा रहा। जिमीदार हमारे गल पड़ते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ नाला पुटा भी नाला गवर्नमेंट का टैक्स हम जब भर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको 2-2 फुट पानी लिखा जाता नहीं गा। रिश्तेदार कोई होंदा वो हमें गाला करता ਤੁਹਾਡੀ ये नरक। कुरुक्षेत्र में ऑल हरियाणा अर्थ मूवर्स एसोसिएशन ने मिट्टी को माइनिंग से बाहर करने को लेकर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर CTM को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मिट्टी का काम करने वाले व्यापारी ने कहा कि वो मिट्टी का काम करके अपना गुजर बसर करते हैं और प्रशासन मिट्टी की ओवरलोडिंग पर लाखों रुपए का फाइन लगा देता है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि इसलिए वो मिट्टी को माइनिंग से बाहर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी कोई खनिज पदार्थ नहीं है, इसलिए मिट्टी को माइनिंग से बाहर करना चाहिए। मिट्टी के काम में लाखों रुपए नहीं बचते, लेकिन लाखों रुपए का फाइन जरूर लगा दिया जाता है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मिर्जापुर से हूँ और मिट्टी का कार्य करते हैं। गाड़ियाँ ले रखी हैं जी और अपना रोजगार चला रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांगे हैं कि एक तो मिट्टी को हमारे माइनिंग से बाहर किया जाए, मिट्टी पर NGT का फाइन नहीं लगाया जाए, और जो हमारी गाड़ियाँ हैं कंपनी से फिटेड हैं, कंपनी से वो अपना क्यूम में पास है, 14 क्यूम और 16 क्यूम, तो उसमें कहीं ना कहीं लोड ओवर हो जाता है। जैसे कि कहीं मिट्टी गिल्ली आ गई तो अब खेत तो काफ़ी दिन नहीं सूखता, तो गिल्ली मिट्टी का वजन बढ़ जाता है। तो एक हमारा बॉडी लेवल तक की छूट दी जाए हमें, जो गाड़ी का कंपनी से बॉडी फिटेड है उस तक लेवल में हो तो हमें वो छूट दी जाए, उससे ऊपर हो तो हम बेसिक फाइन कर दो। नंबर 3 इरवाना है, जो इरवाना फ़ोन से ऑनलाइन काटना पड़ता है वो मैनुअल किया जाए ताकि हम पेन से भर सकें, और जो ड्राइवर है उसको दें वो भी उसको पढ़ सके। फ़ोन में जो अनपढ़ लोग हैं जी, सारे अनपढ़ लोगों का कुंभ है, वो अपना रोजगार चला रहे हैं, तो ड्राइवर कहाँ से समझ पाएगा ये इरवाना। आज सरकार से हम इतने परेशान हो गए, जो कि हम सारे भाई यहाँ पे आए हैं DC साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए कि मिट्टी पे इतना फ़ाइन और इतना फ़ाइन है कि वे सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। तो गाड़ियाँ पे 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक फ़ाइन हो जाता है,
और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई हमारे पास मिट्टी को माइनिंग से बाहर की जाए, और बाहर करने के बाद जो मिट्टी पे देखो इन्होंने जो ये माइनिंग का इतना भारी भारी जुर्माना ओवरलोडिंग पे जो लगाया हुआ है, तो ये कोई खनिज पदार्थ नहीं है, ये एक मिट्टी है। जिम्मेदारों से हम मिट्टी लेते हैं मोल, जो कि मतलब 2 फुट 3 फुट लेवल करने के लिए जिम्मेदार मिट्टी देता है, और उसको हम मिट्टी को लेके किसी के प्लाट भर रहे हैं, किसी को वो कर रहे हैं। कोई 500 1000 रुपये 2000 रुपये तक की इनकम होती है, जो कि हमारे पास सारे ड्राइवर भाई इस कार्य में काम करते हैं, उनका रोजी रोटी का काम चलता है। और सभी भाइयों का कोई ये नहीं है अभी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होते तो अपना कोई नौकरी पे सर्विस पे होते, और ये लोग अनपढ़ आदमी हैं। इन पे ऐसी ऐसी सरकार ने ये मतलब ई रवानगी हुई, हर चीज़ ऐसी थोक दी है जो कि हम पूरा नहीं कर पाते हैं, और उसको पूरा नहीं होने के पास हमारे पे भरकम जुर्माना पड़ रहा है, जो कि हम नहीं भर पाते और परेशान हैं। आज परेशान होकर हम सरकार से ये अर्ज करते हैं कि हमारों को मिट्टी से। भारत मुक्ति मोर्चा पदाधिकारी समय सिंह ने एडवोकेट की अगुवाई में ईवीएम मशीन के विरोध में चरणबद्ध तरीके से एक प्रोग्राम रखा है, जिसका ये दूसरा चरण है। इस प्रोग्राम का पहला चरण पहले ही कंप्लीट हो चुका है, जिसमें भारत के 567 जिलों में एक साथ ज्ञापन दिया था। वहीं इस पर अजीज अख्तर ने बताया कि चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ईवीएम मशीन को हटाने की हमारी डिमांड है। उनका दूसरा चरण आज 10 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है, जो कि भारत के 567 जिलों में एक साथ धरना दिया जा रहा है। साथ ही समय सिंह एडवोकेट ने कहा कि भारत मुक्ति मोर्चा की एक ही मांग है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र की हत्या ईवीएम मशीन के माध्यम से की जा रही है। देखिए, ईवीएम को लेकर के मेरा अपना समझ ये है कि ईवीएम एक मशीन है, और मशीन में कुछ भी हेरा फेरी किया जा सकता है। और मैं ये बहुत खुल के कहता हूं कि 2004 के चुनाव में ही जब पहली दफा ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, वहां से ही हेरा फेरी शुरू हो गई थी। जो देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनका भी चुनाव आयोग में अपना चुनाव कमिश्नर होता है, यानी जो केंद्र में सत्ता में होता है, वो चुनाव आयोग के मार्फत और अपने इंजीनियर्स के मार्फत ईवीएम में ऐसी हेरा फेरी कर देता है कि आम जनता अपने लोकतंत्र के अधिकार यानी वोट का जब इस्तेमाल करती है तो पढ़ना चाहिए ए को, और सेटिंग से वो चला जाता है बी को। ये ऐसा देखने में हुआ है। ये आप देखे होंगे कि कई राज्यों में ऐसे चुनाव हुए, जैसे पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगता था कि आम जनता क्या चाहती है, लोकतंत्र में क्या चाहती है, बदलाव चाहती थी, लेकिन बदलाव नहीं हो पाया, इसलिए कि केंद्र में जो लोग बैठे हैं, चुनाव आयोग मोर्चा ने भारत में चरणबद्ध तरीके से 4 चरणों का एक प्रोग्राम रखा है ईवीएम मशीन के विरोध में। उसका जो पहला चरण था वो 5 जनवरी 2024 था, जिसमें भारत के 567 जिलों में एक साथ हम लोगों ने, संगठन के लोगों ने ज्ञापन दिया था। चुनाव आयोग के खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ईवीएम मशीन को हटाने की हमारी डिमांड है। और उसका दूसरा जो चरण आज यानी आज 10 जनवरी 2024 है, इसका दूसरा चरण भारत के 567 जिलों में एक साथ आज धरना दिया जा रहा है। और एक ही मांग है कि देश के, भारत के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की जो हत्या है वो ईवीएम मशीन के द्वारा हो रही है। 8 अक्टूबर 2013 को भारत का सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है, मान चुका है, लिखित में उसका जजमेंट आ चुका है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। उसके साथ वीवीपैट लगाई जाए, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अब जो वीवीपैट मशीन लगाई गई है 2019 के चुनाव में, उस मशीन में एक बड़ा शर्त रख दिया है इन लोगों ने, चुनाव आयोग ने, कि कैंडिडेट, मान लो 15 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट है, अगर उसको डाउट है तो वो ही अपनी पर्चियों की गिनती करा सकता है। यानी जो 10वें नंबर का है, 5वें नंबर का है, 4थे नंबर का है, उसको डाउट है 3रे नंबर का, उसको भी अधिकार नहीं दिया ईवीएम ने या जो वीवीपैट की पर्चियां, उनको चुनाव आयोग ये कहता कि वो भी उनको गिनवा नहीं सकता। तो इससे सीधा सीधा हमें पूरा अंदेशा है, पूरा डाउट है, पूरा शक है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है। मैं जिला अदालत में बतौर वकील वकालत कर रहा हूँ, अजीज अख्तर नाम है मेरा। और आज भारत मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और उसका मुख्य जो कारण है
वो ये है कि लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अब तक जितने विकसित देश हैं जिन्होंने इन मशीनों का इजाद किया, उन्होंने भी इस चीज को खत्म करके बैलेट पेपर के चुनाव करा रहे हैं वो। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इससे जो है मशीन से जितने भी चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को मतदाता चुनना चाहता है, उसकी बजाय किसी और को उसकी वोटें चली जाती हैं। उनको हमेशा इस बात का डर भय बना रहता है, क्योंकि लोकतंत्र तभी बच सकता है जिसको हम चाह रहे हैं हमारी वोट प्रॉपर तरीके से उसी पर जाए। इसलिए बैलेट हिट एंड रन केस में ट्रक चालक सरकार के रवैये से नाराज है, जिसको लेकर नाराज ट्रक चालकों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर रेवासन गांव के पास सैकड़ों ट्रकों के पहिए जाम कर दिए। बता दें कि ट्रक चालकों ने केएमपी के पास हड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते चालकों को बैठने नहीं दिया गया, जिसके बाद ट्रक चालक अपने ट्रकों के पास से ही खड़े होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो काले कानून लागू किए हैं वो ट्रक चालकों के हित में नहीं है। ट्रक चालक देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं और मामूली से वेतन में अपने परिवार का गुजारा करते हैं। मेरी मांग ये है सर जी, जो सरकार की तरफ से जो ड्राइवर भाइयों को गले का फंदा बनाया है, 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होता वो खुद का रोजगार अपने गांव में करता और अपने घर पे रहता। अगर मान लेते हैं ड्राइवर भाई से एक्सीडेंट हो जाता है गलती से, हालांकि गलती से होता है, क्योंकि अगर वो जेल में जाता है तो उसका परवरिश, उसके बच्चों के रोजगार, उसका घर का सिस्टम सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर के पास इतना समय नहीं है 10 साल जेल काट ले, उसके पास 7 लाख रुपए नहीं है। हम उसको देखते हुए अपने मेवात क्षेत्र के ड्राइवर को बोलना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, अपने ड्राइवर भाई, मेवात के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, एकजुट हो जाओ और एकता में रहो, और अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत तरफ के जो अपने सिस्टम है, संगठन का जो यूनियन का वो है, जो टीम, उनके साथ जुड़ कर रहो, ताकि सरकार काला कानून वापस करे। केंद्र सरकार ने जो हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर ये काला कानून जो निकाला है, हम तो इसको काला कानून ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे लाचार मुस्लिम ड्राइवर भाई हैं, मजदूर भाई हैं। कहाँ हम 15,000 20,000 महीने के कमाने वाले, कहाँ से हम 5 लाख रुपए देंगे और कहाँ से हम 7 लाख रुपए देंगे, और कहाँ से हम 10 साल का टाइम निकालेंगे और कैसे हम अपने बीवी बच्चों को पालेंगे। यदि अन्यथा ड्राइवर जब गुजर जाता है रोड के ऊपर, सरकार ने कानून निकाला है, सरकार ड्राइवर रोड के ऊपर गुजर जाता है, उसके लिए क्या संविदा निकाली है ड्राइवर के लिए? इतने ड्राइवर गुजर चुके हैं, रोज की कितने ड्राइवर गुजरते हैं, उनके लिए क्या संविदा निकाली सरकार ने? उनके लिए कोई क्लेम, मुआवजा कुछ दिया है आज तक सरकार ने? पलवल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने वर्कशॉप संचालक पर वर्कशॉप के अंदर घुसकर मारपीट की और दुकानदार के ऊपर थिनर डालकर आग लगा दी। वहीं घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी ओर पुलिस ने घायल की शिकायत पर 2 नामजद सहित 15 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। मामला ये है कि जतिन कौशिक पुत्र श्री नरेश कुमार निवासी डारोटा का रहने वाला है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की वर्कशॉप कैलाश नगर पलवल में है। तो शाम और रात को काम करते समय उसके संचालक के ऊपर और उसके सह कार्यकर्ता के ऊपर कुछ युवकों ने अंदर घुस के हमला किया, जिसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी। क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें एफआईआर दर्ज की गई इसे करियर। पलवल में पति द्वारा पत्नी की हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया है। पति पत्नी अलाव के लिए उपला लेने जंगल गए थे, वहीं दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपित ने अपनी पत्नी की ईंट से पीट कर हत्या कर दी। उपलों को शव पर रखकर आग लगा दी, मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है और आरोपी पति के खिलाफ हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खटेला से सर, खटेला पंप पे नौकरी करता हूँ सर मैं। तो सेलमैन बोला कि तुम्हारे गांव में अब खटेला में आग लगा दी है, वो तुम्हारा कोई जनानी वनानी जला दी है। तो उस पर मैंने दोबारा फ़ोन करवाया। मैंने ऐसा तो ना हो सके यार, मैंने झूठ बोल रहा है यार, दोबारा फ़ोन मिला तो मेरे पास, उनके पास। फिर वो सेलमैन लग रहा जी, फिर उसके बाद फ़ोन करवाया तो उसने बोला भाई हाँ ऐसे गए। फिर मैं वहाँ से लेके भाई घर गया, घर पर रोवर 8 सब होया। मैं सोचा फिर मैंने कि हो ही गया ये सिर्फ
संगरूर में आज आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बाल विकास कार्यालय संगरूर के समक्ष धरना दिया। साथ ही यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी कुछ मांगे काफी समय से चली आ रही हैं, जिन्हें सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है और इसी के तहत आज कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि घर घर चारा पहुंचाया जाए, ईंधन का पैसा खातों में डाला जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तुरंत रोका जाए। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜ ਕੇ 40 ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਰਵਾਇਆਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿੰਨੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਫੁੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਨੀ सेंटर ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤਾ। यमुनानगर में कई गांव में जहरीली शराब कांड को लेकर मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन वही मामला एक बार फिर उठने लगा है, जिसमें मुआवजे के नाम पर अटल सेवा केंद्र संचालक ग्रामीणों से मुआवजे का 10% कमीशन मांगने लगे। पंजेटो के मजुरा से प्रदीप ने बताया कि जब अटल सेवा केंद्र पर अपना फॉर्म भरवाने के बाद उनके खाते में मुआवजा आया तो सुरेंद्र अटल सेवा केंद्र संचालक ने 10% कमीशन देने की बात कही। जब मृतक के परिजनों ने कमीशन देने से मना कर दिया तो सुरेंद्र अटल सेवा केंद्र संचालक पीड़ितों के घर पर ही पहुंच गया और पीड़ित परिवारों के खाते में आए 3 लाख रुपए के बदले कमीशन का दबाव बनाने लगा। इस पर पीड़ित ने फरकपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी सुरेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। की तरफ से प्राप्त हुई थी कि जो सरकार ने जहरीली शराब में मरने वाले मृतकों के परिवार को जो सहायता राशि दी है, तो उसमें से कोई व्यक्ति उनसे 10% की मांग कर रहा है। तो कंप्लेन मिलते ही हमने FIR दर्ज कर ली थी। जो व्यक्ति कमीशन मांग रहा है उसकी खुद के कोई CHC है और जो इनके गांव में आया था अपने आप को सरकार का कोई कर्मचारी बताकर और मिसगाइड करके इनसे पैसे की डिमांड कर रहा था अपनी 10% की। हमने FIR दर्ज कर ली है और 10% मांगने वाले। हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।